चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आइए हेडिंग लिखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन यहाँ पे बेटा अरिथमेटिक मीन ही है, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि ज्योमेट्रिक मीन भी होता है और हार्मोनिक मीन भी होता है, लेकिन हम लोग अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा वो अरिथमेटिक मीन का होगा, किसका, एएम का। इसमें से बिल्कुल एमसीक्यूज पूछेगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। और ध्यान रखेंगे कि आप लोग जो भी सीए सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं उनको तो करना ही करना है ये, यहाँ से उनका प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज अरिथमेटिक मीन, इज ज़ीरो। एकदम सीधा सीधा आपको एमसीक्यू ऐसे पूछा जा सकता है। सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम डैश इज ज़ीरो, एक ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे एक डैश आएगा, इज ज़ीरो। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम एएम इज डैश, ज़ीरो। अब ये सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम एएम क्या होता है, डिविएशन का मतलब समझ गए थे ना हम लोग, समेशन आई इक्वल टू 1 to n और एक्स आई माइनस एक्स बार क्या था, मीन। तो अगर हम सारे वैल्यू से मीन को माइनस करें और फिर उसका सम करें तो उसका सम आएगा ज़ीरो। बात समझ रहे हो। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल से, तो आपको और अच्छा समझ में। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए एक्स लीजिए 1 2 3 and 4, ठीक है। तो बेटा इसका मीन कितना आ रहा है, अच्छा 5 ले लीजिए, 5 तक लीजिए। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, ये प्रॉपर्टी चेक करने के लिए मुझे क्या ढूंढना है, x माइनस एक्स बार, ये ढूंढना है मुझे। तो ये x माइनस एक्स बार कैसे ढूंढेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या ढूंढना अपने को, x बार। तो इसका x बार ज़रा ढूंढिए, तो ये इंफॉर्मेशन का x बार कैसे निकलेगा, समेशन x बाई n। तो बेटा x का समेशन कितना आ रहा है, जोड़ो तो 15। तो इसको लिखेंगे 15 बाई नंबर कितना है 5। तो बेटा x बार कितना आया। अब मुझे निकालना है x माइनस एक्स बार, मतलब 1 माइनस 3, फिर निकालना 2 माइनस 3, फिर निकालना 3 माइनस 3, फिर निकालना 4 माइनस 3 और फिर निकालना 5 माइनस 3। तो बेटा इसको निकालिए, कितना है अपने पास, -2 -1 0 1 and 2। अब देखो प्रॉपर्टी हमारा बोल रहा है अगर आप समेशन कर लोगे x माइनस एक्स बार का, मतलब डिविएशन निकालोगे x बार से, तो हमेशा वैल्यू क्या आना चाहिए, ज़ीरो। ज़रा देखें इसको, अगर मैं समेशन करूं तो ये समेशन हो गया ना बेटा, x माइनस एक्स बार, यही तो निकल रहा है। और डिविएशन हमने निकाला 1 to n, कितना है यहाँ पे बेटा 5, n माने नंबर। तो ये 1 to i इक्वल टू 1 to n का मतलब समेशन कीजिए जहाँ वैल्यू ऑब्जर्वेशन 1 से लेकर कौन से ऑब्जर्वेशन तक, हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब ये होता है। तो बहुत लोग ये सिंबल देख के डर जाता है, ये क्या हो रहा है। तो इसका मतलब समेशन कीजिए ऑब्जर्वेशन 1 से लेके 5 तक का, और डिविएशंस आएगा वही एक्स आई है। तो एक्स आई मतलब आई की जगह पहले 1, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन से x को माइनस करना है। इसका मतलब ये हुआ, वही तो अपन कर रहे हैं। हमारा x आई में x1 कितना है, ये है, फिर x आई कितना हो जाएगा 2, फिर x कितना हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ज़रा इसको ऐड करके बताना बेटा कितना आ रहा है आंसर। देखो जोड़ के आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो हमने क्या सीखा, आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम AM इज ज़ीरो। अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन
से माइनस कर दें अपने मीन को और फिर उसका समेशन कर लें, तो उसका वैल्यू क्या आएगा बेटा? 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? पहला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? ये चीज़ लिख लेना है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, चलिए, इफ अ कांस्टेंट रियल नंबर a is added to each of observation, to each of the observation, then new mean will be x plus a एडेड ऑब्लिक सब्सट्रैक्टेड कर देते हैं, ठीक है। तो एक का आंसर होगा x प्लस ए, अगर ऐड हुआ तो x प्लस ए, और अगर ये सबसे माइनस कर रहे हैं तो आंसर विल बी x माइनस ए। ये जो नंबर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या कहते हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब अगर हम अपने सारे नंबर में ये जो हमारा ऑब्जर्वेशंस है उसमें कोई एक कांस्टेंट जोड़ दें, ध्यान से समझना, यहाँ से आप सीधा आंसर क्वेश्चन भी बेस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ना, तो देखो ऐसा पूछेगा कि तुमको एक तो मान लो सीरीज दे दिया, ये सीए फाउंडेशन और सीएमए के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी। क्या पूछेगा कि एक ऑब्जर्वेशन, एक सीरीज़ है जिसका मीन आया था 3, जैसे हमारा सम में लिखा हुआ है कि हमारा कितना मीन आया बेटा? 3 है हमारा मीन, निकाल के आ गया, समेशन x बाई n निकाल के 3 आ गया। हमसे बोल रहा है कि 2 इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, 2 इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, फाइंड न्यू मीन, और नीचे ऑप्शन है। हमने 2 ऐड कर दिया सारे ऑब्जर्वेशन में, तो बताओ नया मीन में क्या होगा, नया मीन क्या निकलेगा? तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ज़रा पढ़ के देखना कि अगर हम एक कांस्टेंट ए, कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर ए जोड़ देते हैं या घटा देते हैं टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में से, देन जो नया मीन होगा, ध्यान से देखो, जो नया मीन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस ए। मतलब पहले मीन क्या था, मतलब ये x बार करेंगे ज़्यादा बेटर होगा ना, पहला वाला मीन में क्या जुड़ जाएगा? a। जो नंबर आप सब में ऐड कर रहे हैं वही आपके पहले मीन में ऐड हो जाएगा। तो हमारा पहला मीन कितना था सम्स के हिसाब से? 3। तो अब उसमें हमने कितना ऑब्जर्वेशन लेट कर किया था? लेट 2 बी एडेड एग्जाम्पल में, तो नया मीन कितना होना चाहिए? 3 प्लस 2, आंसर विल बी 5। बस आप देख के भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, बहुत बच्चे हैं जो वीक हैं, तो एग्जाम्पल समझिए। लेट मीन ऑफ अ सीरीज बी, या ऑफ अ ऑब्जर्वेशन इज 3 if 2 is added to all the observations, find new mean। नया मीन कितना निकलेगा बेटा? आंसर क्या आएगा इसका? ओल्ड मीन कितना था? 3, और कितना जुड़ रहा है? तो दिस 5 विल बी आवर न्यू मीन। खत्म, ये आंसर है हमारा। नया मीन 5 हो जाएगा। तो देख के ही तो आप आंसर निकाल लोगे आराम से। कुछ टफ लग रहा है इसमें? कुछ टफ नहीं है, आराम से करेंगे सब समझ में आएगा, याद रहेगा। हो सकता है इससे पूरा चांस है कि आपको एक MCQs मिल जाए, ठीक है। आगे बढ़े। ये प्रॉपर्टी नंबर बेटा 2 था और प्लस एक और भी कर लिया हमने, सब्सट्रैक्शन वाला भी किया है।
तो मान लो पहले किसी का मीन 15 था और मैंने सारे ऑब्जर्वेशन में से 5 माइनस किया है, तो नया मीन कितना होगा? 10। एकदम फट से आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी का कमाल है। आप प्रूव कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को शो कर सकता हूँ कि अगर ऐसा करते हैं तो देखो आंसर 5 आ जाएगा। अगर अपन ये होमवर्क करना, आप घर पे टेस्ट करना, ये हमारा सीरीज़ एक सम्स है, इसका मीन हमारा 3 आया हुआ है। तो एक काम करना, इन सब सीरीज़ में ऑब्जर्वेशन में क्या जोड़ना बेटा? 2 2 2 जोड़ो और फिर उसका नया मीन निकालना। मतलब पहला वाला टर्म हो जाएगा 3, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 4 और फिर उसका ज़रा मीन निकालना। तो मतलब समेशन x/n करना। तो ये नहीं करना होगा, सिर्फ ये करना है। देखो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये होमवर्क रहा आपका, ठीक है? टेस्ट इट योरसेल्फ। नेक्स्ट लिखिए, तो उसी किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर सेम नंबर का प्लस या माइनस होना, प्लस या माइनस होना, तो हम क्या कहेंगे बेटा? चेंज ऑफ। तो मेरे को ये बताइए, क्या मीन चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होता है? क्या ओरिजिन बदल रहे हैं तो मीन में बदलाव हो रहा है? यस, हो रहा है। जब हम ऑब्जर्वेशन में चेंज कर रहे हैं, 2 एडिशन कर रहे हैं, तो मीन भी तो मेरा बदल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ। तो इतने इस सारे चीज़ को हम शॉर्ट में क्या समराइज कर सकते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन impacts mean of the observation, impacts mean am arithmetic mean। ये कंक्लूजन में अपन लिख सकते हैं कि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया ना बेटा तो क्या होगा? चेंज हुआ था ना, 3 से 5 हुआ था ना। नंबर 3, अब बेटा अपन स्केल चेंज करेंगे। स्केल चेंज करने का मतलब कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? या डिवाइड कर देना। तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल से क्या इफेक्ट पड़ेगा और मीन कैसे निकलेगा ये देखना है। तो लिखेंगे, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड ऑब्लिक डिवाइडेड, मतलब समझ रहे हैं ना? या तो मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाय a constant real number a, then new mean will be अगर बेटा मल्टीप्लाई हुआ है तो याद रखना a मल्टीप्लाइड बाई x बार हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। जो नंबर हर आइटम से मल्टीप्लाई हुआ है मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर डिवाइड हुआ है तो जो पहला मीन था वो भी डिवाइड होकर आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर? इजी है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ, इस मल्टीप्लाइड एंड डिवीजन को कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। क्या कहते हैं? तो अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल का भी इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? am इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑल्सो। तो ओरिजिन का भी इफेक्ट पड़ता है। ओरिजिन बदलोगे तो भी मीन बदलेगा, स्केल बदलोगे तो भी मीन बदलेगा। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले मीन 5 था और सारे ऑब्जर्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो नया मीन कितना आना चाहिए? कितना? 25। तो बी कॉन्फिडेंट, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। What will be the new mean?
25। यू कैन चेक इट, ये सेम सीरीज़ को लेकर के यू कैन चेक। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल किया था ना डिविएशन वाला, तो इस डिविएशन में सीरीज़ ले लो 1 2 3 4 5 और इसमें प्रूफ करते हैं। चलो प्रूफ करते हैं, कर लेते हैं, ये हम आपको करवा देते हैं वापस से प्रूफ, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। एक्स क्या है 1 2 3 4 5, तो अपन को तसल्ली हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाई, किससे कर दूँ बताओ। तो सबसे पहले बेटा पुराना वाला मीन निकाल लो। इस नंबर का मीन कितना निकल रहा है ये बताओ मेरे को। अगर मैं इसका मीन निकालूं तो ये एक्स बार कितना निकल रहा था 15/5, कितना निकल के आ रहा था बेटा 3 आ रहा था ना। अब अपने क्या करने वाले हैं, अपने इसका स्केल बदलेंगे। क्या बदलेंगे, स्केल। तो अपन इससे कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं आप जो बोलो। चलिए 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, तो इट विल बी 5 × 1 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा। अब ज़रा ये वाला समेशन करके दिखाना, मतलब अब मुझे क्या करना है, न्यू मीन निकालना है ना। तो मेरा अब नया वाला एक्स क्या निकला, ये सब निकला। अब न्यू मीन मुझे निकालना एक्स बार। देखो ये स्मॉल एक्स था इधर और ये कौन सा एक्स है, कैपिटल एक्स है। मतलब अब अपना नया ऑब्जर्वेशन क्या बन गया है, ये सारा बन गया है, ये सारा, ठीक है। तो ये नया सीरीज़ आ गया हमारे पास। इस सीरीज़ का मीन निकालो, कैसे निकलेगा, समेशन एक्स करना पड़ेगा, इसका भी जोड़िए, कितना आएगा, वेरी गुड 75 आ रहा है। चलिए तो न्यू मीन विल बी 75 डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पे था अपना सीरीज़ कितना है, नंबर कितना है 5, कट के कितना आएगा 15। ज़रा कंपेयर कीजिए तो यहाँ कितना था, नया कितना आया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इंटू एक्स बार करने से ही तो काम हो जाता। तो a मेरा कितना था, कौन सा नया नंबर इंटू किए थे 5 इंटू पुराना वाला एक्स बार कितना था 3, आंसर कितना आ जाता, आया कि नहीं आया। डज प्रूव्ड, वेरीफाइड, चेक कर लिए अपने। सो व्हाट वी हैव सीन हियर इज, if we change the scale of mean, just new mean will be old mean multiplied by the number with which you are changing the scale. डिवीजन होगा तो डिवीजन हो जाएगा, बाई हो जाता है, प्रूव्ड। अच्छा इसका कुछ फ़ायदा लिख लेते हैं, चलिए लिखिए। नाउ लेट अस राइट सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। बेटा यहाँ पर है मेरिट्स ऑफ एएम। ये जो बेटा मैं आपको करा दिया ना, ये आपका पूरा कॉलेज लेवल तक का हो गया मीन, समझ रहे हो। अगर इसको अगर आप ढंग से देख लोगे तो आपको ना CA में फाउंडेशन में प्रॉब्लम, ना आपके 11 में प्रॉब्लम, ना आपको कॉलेज में कभी प्रॉब्लम आएगा स्टैट्स में, ये वाला। तो मेरिट्स में क्या लिखिए, पहला रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड कैसा है, रिजिडली डिफाइंड। फिर लिखिए इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, साथ ही में मेंशन कर लीजिए एंड कैलकुलेट। इजीली अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है। नाउ यूज्ड इन कंपैरिजन, used in comparison or comparing या comparison between different set of data। आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं इसको। देखो कैसे, मैंने अपने यहाँ पे बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है,
तो हमने अपने बॉयज़ का परसेंटेज निकाला एवरेज कितना आ रहा है सबका, और हमने अपने गर्ल्स का परसेंटेज निकाला एवरेज। दोनों को अपन इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा कौन कम है। तो कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाता है किसमें, अरिथमेटिक मीन से। नेक्स्ट, it is based upon all observation, it is based upon all observations। सारे ऑब्जर्वेशन को यहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारे सीरीज़ और ऑब्जर्वेशंस में हमने जो लिस्ट था हमारा उसमें सारा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम लोग। तो जो मीन निकलता है वो क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है। कुछ भी यहाँ स्किप नहीं कर रहे, कोई ऑब्जर्वेशन को छोड़ते नहीं है। फिर लिखिए लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग मतलब जहाँ जहाँ से ऑब्जर्वेशन उठा रहे हैं ना, उसमें अगर थोड़ा सा बदलाव भी हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट उससे नहीं होगा, हमारा मीन बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट नहीं होता। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो नेक्स्ट लिखिए मैथमेटिकल एनालिसिस इज पॉसिबल। मैथमेटिकल एनालिसिस of mean is possible, so it is relatively reliable। रिलायबल मतलब मीन पे अपने ट्रस्ट कर सकते हैं, मीन के वैल्यू पे अपन ट्रस्ट कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं रिलायबल है। ठीक है, तो ये तो सर हमने पढ़ा मेरिट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए डी मेरिट्स। डी मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। पहला, it cannot be determined by inspection। सिर्फ देखकर इसको हम नहीं डिटरमाइन कर सकते मीन को। nor it can be located graphically। ग्राफ में आप मीन को नहीं दिखा सकते, मीन को ग्राफ में नहीं दिखा पाते, तो ये इसका एक डीमेरिट हो गया। और सिर्फ देख लेने से ये समझ में आने वाला, व्हेन यू जस्ट लुक एट द ऑब्जर्वेशन एंड यू सी कि मीन क्या होगा, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे जब हम लोग करेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज तो देखेंगे कि देख के भी निकाला जा सकता है, अरेंज करके भी निकाला, और भी मेथड्स है ना, मीन मीडियन मोड था ना, पोजिशनल एवरेज। तो जब वो समझेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया, कि इसमें से आप सिर्फ देख करके इंस्पेक्शन करके नहीं समझ सकते हम। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ वन ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। अगर एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तो आप इसको नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, फिर लिखिए कैन नॉट बी यूज फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि इंटेलिजेंस,
ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये अपन इसमें नहीं लगा सकते। नंबर 4, it is affected by extreme values। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत अफेक्ट होता है, इसीलिए इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। कैसे, देखो ध्यान से समझो। एक केस समझो, यहाँ पे केस 1 समझो और यहाँ समझो केस 2। अब सपोज कीजिए कि दो बच्चे हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई ये दो बच्चे हैं, इसमें एक बच्चे ने लाया 51 मार्क्स, एक बच्चे ने लाया 49 मार्क्स। तो बेटा इसका एवरेज कितना निकलेगा, एम कितना निकलेगा इसका, 50। कैसे निकला भाई, 51 + 49/2 निकल के आ गया 50। केस 2 देखो, एम और एन है, दो फ्रेंड, दो बच्चा। एम का मार्क्स आया 100 आउट ऑफ 100, एन का कितना आया, इसका एम कितना है 50। अब मेरे को ये बताओ कि कौन सा एम ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। केस, मैं बोल रहा हूँ कि लगभग एवरेज मार्क्स सबका 50 आया, तो केस 1 के अंदर तो ये ठीक है, लेकिन केस 2 का देखो एक्सट्रीम वैल्यूज 100 एंड 0 है, हाईएस्ट वैल्यू 100, लोएस्ट वैल्यू इज, तो मीन का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा और ये निकल के तो 50 आ रहा है, बट क्या ये मीन भरोसेमंद है, यही चीज़ बोल रहा है कि मीन हो सकता है कि आपको गलत एवरेज प्रोवाइड कर दे। एवरेज का आंसर सही है, डेटा भरोसेमंद नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते सबका एवरेज मार्क्स कितना आया है, 50 के आसपास। एवरेज 50 है मतलब सबका 50 थोड़ी आया, 50 के आसपास आया है, लेकिन वो केस 1 में तो आसपास आया है, लेकिन केस 2 में ऐसा नहीं है। ठीक, मीन से बहुत दूर दूर मार्क्स है। नेक्स्ट, it may lead to wrong conclusions। It may lead to wrong conclusions if the details of the data from which it is computed are not given। डेटा यहाँ पता होना और उसका हमारे पास होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो हो सकता है कि रॉन्ग कैलकुलेशंस निकले। अच्छा ये बताइए, याद हम लोग पढ़े थे ओपन एंड क्लास। ओपन एंड क्लास अगर होगा तो कैसे निकलेगा मीन, निकाल पाएंगे? ऑब्जर्वेशन मिनिमम पता नहीं, ऑब्जर्वेशन का मैक्सिमम भी, तो जब मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन ही नहीं पता तो फिर आप मीन कैसे निकालेंगे? तो लिख लीजिए, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर, कौन सा नंबर है बेटा, 5 6, इट कैन नॉट बी calculated for open end class और वैल्यूज। तो बिलो 10 अबव 90 बोल के अगर छोड़ दे खाली तो नहीं निकलेगा ना। बिलो 10 अबव 90 में क्या नहीं आ पाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट लिख लो यूजेस। तो भाई जहाँ भी एवरेज यूज़ करना है तो याद रखो कहाँ का यूज़ हो जाएगा बेटा, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए यूज़ होता है, यहाँ तो होता ही होता है। यूज बाय बिजनेसमैन, बिजनेसेस यूज़ करते हैं क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए, प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए। आउटपुट पर मशीन निकालने के लिए, आउटपुट आउटपुट पर मशीन। ठीक। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम, एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सब यूज़ करने में एएम का यूज़ होता है और काफ़ी यूज़ होता है, एक्सटेंड बहुत बार यूज़ करते हैं। अब एवरेज मार्क्स अपने जब भी स्टूडेंट्स का निकालते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, एएम ही तो निकाल रहे हैं। तो ये सारा जगह अरिथमेटिक मीन का यूज़ है। ठीक है, तो बेटा हमने अपना अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट टॉपिक पूरा ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन में और हार्मोनिक मीन में, और उसको सीखेंगे कि वो क्या होता है। यहाँ तक लिख लिया सबने? अरिथमेटिक में कुछ कॉन्सेप्ट और है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कंबाइंड मीन। तो एक फार्मूला वो नोट कर लो, हो सकता है कि वो आ जाए। कंबाइंड मीन का एक फार्मूला नोट कर लीजिए, तब हम लोग कंक्लूड कर लेंगे, तब कंप्लीट होगा पूरा। तो एक हेडिंग लिख लीजिए लास्ट में, कंबाइंड मीन। तो बेटा ये कंबाइंड मीन क्या होता है, सपोज करो कि आपको 2 सीरीज़ दिया हुआ है। ठीक, मान लीजिए एक क्लास 11 के सेक्शन ए का मार्क्स और सीरीज़ दिया है, वैल्यूज़, उसका मीन दिया है, और दूसरा सेक्शन बी का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मीन दिया है उनके मार्क्स का। मैं कह रहा हूँ दोनों सेक्शन का मिलाकर बताओ कितना मीन आया। तो हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला है कंबाइंड मीन का। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक सेक्शन ए में 100 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में भी 100 स्टूडेंट है, सबका अपना मार्क्स है। तो 100 वाले ने अपना कर लिया, एक क्लास टीचर ने निकाला अपना एवरेज, दूसरे क्लास टीचर ने अपना निकाला। अब कोई पूछे भाई मेरे को दोनों क्लास का टोटल सेक्शन का बताओ 200 बच्चे का एवरेज मार्क्स कितना है, तो एक तरीका है कि भैया फिर से सबका नाम लिखो, फिर से सबका नंबर लिखो, और अब सारे को डिवाइड करो 100 से, सॉरी 200 से, सारे का मार्क्स जोड़ के। और दूसरा तरीका है कि ये फार्मूला लगा लीजिए और आपको इतना कैलकुलेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखिए फार्मूला, एक्स बार, यहाँ पे मैं 1 2 लिखूँ, 1 2 मतलब समझ रहे हो, पहला सीरीज़ और दूसरा सीरीज़। तो इसका फार्मूला इज़ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। बस यही फार्मूला है। व्हाट इज n1 एंड x1 बार? n1 है पहला सीरीज़ का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n2 है दूसरा सीरीज़ का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, x1 बार है पहला सीरीज़ का मीन, x2 बार है दूसरा सीरीज़ का मीन, और काम हो गया। चलिए बताएं इसको एक एग्जांपल से, देखिए एग्जांपल से समझिए। आपको लिखा है n1 मतलब हमारा जो स्टूडेंट का मार्क्स है सेक्शन ए का, और उसमें स्टूडेंट है हमारे पास 100, और उनका जो बेटा मार्क्स आया है ना, उसका मीन मार्क्स आया है 80। दूसरा इन्फॉर्मेशन है n2, तो दूसरे सेक्शन में भी कितने बच्चे हैं हमारे पास 100, और दूसरे सेक्शन का जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 70। तो आप मुझे बताइए कि एवरेज मार्क्स क्या है दोनों सेक्शन का। तो क्या आप करना है, इसी फॉर्मूला में तो पुट करना है।
N1 will be into 80 plus 100 into 70 whole divided by 100 plus 100. So this will be 8000 plus 7000 divided by 200. This will be 15,000 divided by 200, and your answer will be आंसर एवरेज मार्क्स दोनों सेक्शन का मिला के कितना हो गया 75। तो टाइम कंज्यूम नहीं हुआ ज़्यादा, फॉर्मूला लगाए और निकाल लिए, नहीं तो दूसरा रास्ता बता ही था कि सारा का लिस्ट वापस लो, नंबर लो स्टूडेंट का और फिर सबको जोड़ो। हो वही रहा है, देखोगे तो हो वही रहा। डिराइव हम वैसे ही कर रहे हैं, ट्रिक है इसके पीछे। हम ये क्वेश्चन फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं कि कैसे आ रहा है, लॉजिक क्या है, कर सकते हैं आराम से। ठीक, लेकिन अभी उतना नहीं करते, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, दिमाग लगाइएगा कि ये और ये क्या बता रहा है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, कर वही रहे हैं। n1 इंटू x1 क्या होगा, पहला सीरीज का समेशन ऑफ मार्क्स आ जाएगा। लॉजिकल चीज़, चलो सब थोड़ा सा चीज़ है, ट्रिक दिमाग में डाल देते हैं। ये जो पार्ट कर रहे हैं आप n1 x1 नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू एवरेज कर लिए मार्क्स, तो इंटू करके क्या निकलता है इसको, समेशन ऑफ मार्क्स ऑफ पहला सीरीज आ गया कि नहीं आया, प्लस इसको करेंगे तो आएगा समेशन ऑफ मार्क्स ऑफ दूसरा सेक्शन। तो अल्टीमेटली तो मुझे वही करना था ना, मैंने क्या कहा था, सारे को जोड़ो, सारे मार्क्स को। तो भाई पहला क्लास का टोटल मार्क्स आ गया, पहला पार्ट से दूसरा पार्ट से दूसरा क्लास का टोटल मार्क्स आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल मार्क्स दोनों क्लास का आ गया। और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं बोल रहा हूँ 100 पहले में और 100 दूसरा में, जोड़ के क्या आ गया 200। तो अल्टीमेटली हो वही रहा है, लेकिन स्टेप हमने बचा लिया, हमने इतना मेहनत नहीं किया कि लिस्ट बनाओ सब कुछ लिखो, करने का नहीं है, फॉर्मूला लगा के आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक ख़त्म करें। ये कंबाइंड मीन ही था जो हमने शायद मिस कर लिया था बीच में, लेकिन अभी आपका क्लियर हो गया। ये फार्मूला याद रखना है, MCQs में बेटा ये पूछा जा सकता है ये फार्मूला। ठीक है, पेपर काफ़ी इजी बनेगा। वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में आपने कुछ सुना है, नहीं सुना है, करो उसको भी ख़त्म करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो वेटेड वाला पार्ट ख़त्म कर लेते हैं। वेटेड AM कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लिखोगे आपका काम बन जाएगा। अब ये कब यूज़ होता है, जब मान लीजिए कि आपको AM निकालना है लेकिन हर ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको वेट ज़्यादा दे देते हैं। वेट एक नंबर है, 1 2 3 जैसे रैंक्स दे रहे हैं, और कहीं पर वेट ज़्यादा है और किसी का वेट कम है, तो उस हिसाब से अपने को निकालना पड़ेगा मीन। तो लिखिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। समेशन WI इंटू XI डिवाइडेड बाई समेशन WI। ठीक है, अब ये कैसे निकालना होगा, ये देखो कैसे निकालना होगा। इसमें दिया होगा वेट्स आपको, ऐसे लिखा होगा X नंबर ऑफ मार्क्स है 10 20 30 40 है, और यहाँ पे वेट दिया होगा W, तो W दिया 1 2 3 एंड 4। तो अब इसका बताओ वेटेड एवरेज मीन निकाल के दिखाओ। तो फॉर्मूला क्या है, वेट इंटू ऑब्जर्वेशन। तो क्या करना होगा, W इंटू X
तो कितना आएगा इधर 10 40 90 160 कितना आ रहा है बेटा जोड़ के समेशन डब्ल्यू एक्स कितना आ रहा 100 200 300 कितना आ रहा और समेशन ऑफ वेट्स कितना है यहाँ ये कितना आ रहा है 10 तो बेटा समेशन कितना आया ये 300 डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट्स कितना है 10 कैंसिल कीजिए आंसर क्या आ गया बस यही हमारा वेटेड मीन खत्म। क्लियर क्या बेटा एरिथमेटिक मीन यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करें आगे बढ़े ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ख़त्म करेंगे तो ये पहला पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग लिखिए ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तो मीन में हमने सीखा था बेटा याद है ना मीन AM GM HM 3 था ना तो AM पार्ट ख़त्म कर लिए। अब ये टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो लिखिए फॉर n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस of a variable x से अब वेरिएबल x है तो हम लोग वेरिएबल को क्या ले लेंगे x1 x2 x3 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा xn तक। अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये x1 x2 भी समझ में नहीं आता। हो सकता है फर्स्ट टाइम जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको इसका वैल्यू ना समझ में आए। तो ये x1 x2 क्या है हमने जो बेटा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा है ना 1 10 20 30 40 इस पहले ऑब्जर्वेशन को कहते हैं x1 इसको क्या कहते हैं बेटा बस यही है। तो घबराना नहीं है। बहुत लोग ये देख करके परेशान हो जाता है ये क्या लिखवाने लग गए स्टैट्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे पहली बार स्टैटिस्टिक्स आया तो मेरे को तो बड़ा ख़राब लग रहा था ये चीज़ यार ये है क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हायर लेवल पे जाओगे तो सिंबल समझ में नहीं आएगा तुमको। लेकिन अभी x1 x2 क्लियर है ना। तो बोल रहा है n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है किसी वेरिएबल का जिसको मान लिया अपन x से। अब वो वेरिएबल को हम लोग दिखा रहे हैं n तक ले जाके कि पहला नंबर क्या हुआ होगा x1 दूसरा क्या होगा तो ये सब ज़रूर कुछ नंबर होगा। तो लास्ट नंबर को क्या बोलेंगे n। लास्ट को हमेशा क्या पकड़ते हैं अपन मैथ्स में n। तो ये अपन क्या आ गया xn आ गया। तो यहाँ पर अगर हमको देयरफॉर यहाँ से निकाले तो सिंपल GM ज्योमेट्रिक मीन is defined as G equals to x1 into x2 into dot into लास्ट में क्या करना है बेटा xn और इसके पावर में क्या डाल देना है 1/n। पावर में क्या आ जाएगा 1/n क्या होता है बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितना नंबर है उधर डिवाइड कर रहे थे मीन के लिए बाई 5 यहाँ पावर में चला जाएगा हो जाएगा 1/5। ठीक है। MCQs के लिए GM और HM बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए MCQs के लिए। ये टॉपिक बड़ा नहीं है मीन जितना। जैसे मीन करने में अपने को 2 क्लास लगा है लगभग तो इसमें इतना नहीं लगेगा ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। GM HM आज ही ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर भाई समझे नहीं समझे। तो इसको और एक तरीका है ना लिखने का बेटा क्या तरीका है लिखने का nth रूट ऑफ
It can be written as nth root of x1 into x2 into dot 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 into, yes or no? यहाँ तक क्लियर? चलिए एक सम्स करके दिखाइए। फाइंड GM ऑफ 2 and 8, ये क्वेश्चन है हमारा। 2 and 8 इसका GM निकाल के दिखाओ। कितना आया? हाँ आया। इसको लिखें क्या? 2 into 8 होल टू दी पावर 1/, तो इसको लिख सकते हैं 2 into 8 को क्या लिख सकते? 2 into 2 into 2 होल टू दी पावर 1/, क्या हुआ? 2 टू दी पावर क्या हुआ ये? 4 into, आंसर क्या आ जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर इज 4। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द GM ऑफ 2 and 18। कीजिए कीजिए फटाफट, इसका क्या आएगा बताइए। तुम लोग देखो तो तुम लोग के बुक में है क्या GM और HM?
जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड। 2 और 18 का जीएम क्या आएगा? 6 आएगा। वेरी गुड। कैसे आएगा? 2 इंटू 18 और पावर में क्या है? 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो बेटा यहाँ पे ये क्या हो गया? 2 ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का होल टू द पावर 1/2। अब क्योंकि 2 और 3 दोनों का स्क्वायर है तो ये 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। मैं स्टेप दिखा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो मैथ्स में जिनका थोड़ा वीक है, तो उनको बस स्टेप ही समझ में नहीं आया कैसे हुआ। क्योंकि 2 और 3 दोनों का स्क्वायर है तो आई कैन राइट 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और पावर में तो 1/2 है ही। नाउ 2 इंटू 3 इज, तो 6 का स्क्वायर इंटू पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 6। तो जिसका आंसर 6 आ गया उसका आंसर करेक्ट है। दे विल गेट 1 मार्क्स फॉर दिस MCQ। ठीक है। तो एक फॉर्मूला और लिख लीजिए कि GM इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन I इक्वल टू 1 to n log xi। ये मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में हो सकता है बेटा कि ये आपका सिर्फ सीधा फॉर्मूला आ जाए, दिखाए कि GM इज इक्वल टू, और नीचे आपको 3-4 फार्मूला लिख दिया है, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना होगा। GM एंटी लॉग है 1/nth ऑफ लॉग ऑफ x। तो लॉग ऑफ x का समेशन का इस वाले पार्ट का ही इसको सॉल्व कर लेंगे, लॉग ऑफ x को सॉल्व करेंगे बाई n, इसका एंटी लॉग विल बी GM। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है मालूम है? ये क्या है? इस पूरे को क्या बोलेंगे मालूम है? ये है बेटा AM ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर हम ऑब्जर्वेशन का लॉगरिथम निकाल लें और उनका मीन निकाल लें, अरिथमेटिक मीन, और फिर उस वैल्यू का एंटी लॉग कर दें, तो क्या निकल के आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, करो, काम आएगा आगे। GM का कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ GM। लिखो इफ any of the number observation, if any observation is 0, GM equals to 0। ध्यान रहेगा तो? ध्यान रहेगा। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 हो गया तो GM भी। तो अगर मैं आपको दे दूं कि GM निकाल के दिखाओ 1 2 3 4 5 और एक दे दिया नंबर 0, आंसर
अब स्टूडेंट बैठेगा, बैठ के बेटा सॉल्व करेगा, आंसर 0 ही आएगा। देखो लॉजिकल बात है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स और टू दी पावर 1/n, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर में एक नंबर तो 0 है, तो 0 टू दी पावर एनीथिंग इज 0। अब पता है ये प्रॉपर्टी, तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि बेटा जब भी आप जीएम निकालोगे वो हमेशा एएम से कम होगा। क्या ध्यान रखना है, जीएम ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज लेस देन एएम। ध्यान रहेगा, जीएम हमेशा एएम से कम आएगा। सेम सीरीज का एएम निकालो, सेम सीरीज का जीएम निकालो, तो जीएम लेस देन एएम होगा। अब नंबर 3, अब इसके लिए थोड़ा मैथ्स का आइडिया होना चाहिए आपको। अगर मैं लिखवाऊंगा तो हो सकता है आपको ये समझ में ही ना आए, तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है उनको ये समझ में आना बड़ा उनका मुश्किल है। चलिए फिर भी मैं लिखवाता हूँ। इफ y be a function of a variate x such that y equals to cx where c is constant, c क्या है यहाँ पे एक, then gy मतलब gm ऑफ y इज इक्वल टू c इंटू gm ऑफ x। अब बेटा इसके लिए तुमको थोड़ा फंक्शन समझना पड़ेगा ना। फंक्शन मतलब अभी इकोनॉमिक्स में जब डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ एक तरीका से, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ अ सर्कल किस पे डिपेंड करता है, इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, यस और नो। इसको ऐसे फंक्शन को दिखाते हैं ऐसे, ये सिर्फ समझने के लिए कि सर ये फंक्शन होता क्या है। दो वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो बेटा ये जो इस फंक्शन में एरिया इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आर, देखो दिख रहा है ना वैसे, तो यहाँ पे कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, आर क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि आर का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, निर्भर किस पे करता है, आर पे। तो ए बेटा कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट हो गया। इसका ये होता है फंक्शन। फंक्शन इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सपोज कर कि y एक फंक्शन है जिस वेरिएट क्या है जिसका x, मतलब y किस पे निर्भर करता है, x पे, लेकिन उनके बीच में बेटा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है c, मतलब c इंटू एक्स हो रहा है। तो जो gm निकलेगा ना y का, वो इक्वल होगा gm ऑफ x का मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट। बात समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ ना?
तो जीएम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब इसका यूजेस लिख लो। तो लिखो नंबर 1, इट इज़ यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियो, एवरेजिंग रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेजेस। रेशियो, रेट्स और परसेंटेज के एवरेजिंग में ये बड़ा काम आता है। और इसीलिए ध्यान रखोगे, जब भी तुमको एवरेज रेट ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एन्युइटी का, मशीन के डेप्रिसिएशन का, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जीएम यूज़ करते हैं। जब हायर लेवल पे जाओगे और फॉर्मूला सीखोगे मशीन का डेप्रिसिएशन का, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसमें क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सीख ही चुके हैं आप सब, वहाँ यही लगेगा। एवरेजिंग के लिए उसका क्या काम आता है, तो कहाँ का यूज़ हो रहा है लिख ले, CI लिख ले, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर लिख ले डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, एटसेट्रा। helps in calculating population, helps in calculating population growth, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्यों इसको यूज़ करते हैं, याद रखो बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ में भी कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पता है ना सबको, क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। एक साल का इंटरेस्ट निकाला, अगला साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल प्लस पिछला साल का इंटरेस्ट जोड़ के क्या लगेगा, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब गौर से करो तो देखो, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, पॉपुलेशन अगर बढ़ा तो अब जो नया पॉपुलेशन ऐड हुआ वो भी तो आगे पॉपुलेशन बढ़ाएगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कंपाउंड का। तो जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वहाँ पे फिर इसको यूज़ हो रहा है। तो पूछेगा कहाँ यूज़ हो रहा है, तो बोलेगा पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने में भी किसका यूज़ होता है, ज्योमेट्रिक मीन का होता है। अच्छा, कभी कभी एएम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है, जीएम को। कब, जब इंडेक्स नंबर बनाएंगे, ठीक। तो याद रखिएगा जीएम इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इसका यूज़ कहाँ होने वाला है बेटा, इंडेक्स नंबर में। कहाँ, इंडेक्स नंबर चैप्टर हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। मीन तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो रहा था, लेकिन जीएम एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। तीसरा, अगर कोई भी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्या याद रखना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज है, उसमें क्या यूज़ होगा, उसका एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जीएम इज़ बेस्ट। कब, जब जो सीरीज़ है हमारा वो किस में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, ठीक। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता। जब रेशियो नेक्स्ट नंबर का और पिछले वाले नंबर का सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा अब इसको समझो, यहाँ से दो चीज़ छोटा सिखा देता हूँ। एपी माने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक। तो एपी में देखो ऐसा होगा 1 2 3 4, ये सीरीज़ क्या है, एपी में है, नहीं है। कैसे एपी में है, सेकेंड टर्म से पहला टर्म को माइनस करो, क्या आया, तीसरे को दूसरा से करो, 4 - 3। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस सेम होता है, क्या होता है,
तो जहाँ डिफरेंस कांस्टेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कोई भी सीरीज़ अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये सीरीज़। जीपी में क्या होता है, अगर ये 2 है तो नेक्स्ट वाला 4 होगा, लेकिन उसके बाद वाला 8 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे मुझे रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? तो सेकंड वाला टर्म और उसका प्रीवियस टर्म का रेशियो सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ अगर चेक करें तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 4/2 ना। 4/2 का क्या आएगा, तो 8/4 करेंगे तो क्या आएगा। तो आप बता सकते हैं नेक्स्ट क्या होता है? वेरी गुड। तो क्या आना चाहिए बेटा, 16/8 क्या निकल के आएगा? तो इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बेटा सेम होना चाहिए। तो क्या बनेगा वो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ऐसा सीरीज़ है और इसका मीन ढूंढना है तो एम लगाएंगे कि जीएम? जीएम लगाएंगे। समझ रहे हो? अब जब बेटा अगर गवर्नमेंट प्रिपरेशन जब करोगे तो उसमें मैथ्स के अंदर रीजनिंग वाला जो पार्ट आएगा, मिसिंग आइटम ढूंढना, ये सब काम आएगा आपके आगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है। जहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा ऐसा दे देगा, अब डैश मार देगा, बोलेगा नेक्स्ट बताओ क्या होना चाहिए। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाओ आगे क्या होना चाहिए। मज़ा भी आता है करने में, दिमाग शार्प होता है। क्या ये क्लियर हो गया? एडवांटेज डिसएडवांटेज का होमवर्क दे दे तो बेटा एडवांटेज डिसएडवांटेज आप ढूंढ के करोगे। होमवर्क क्या रहेगा इसका, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, मेरिट डीमेरिट क्या है वो आप ढूंढेंगे। ठीक है? चलो अब हेडिंग लिखेंगे हार्मोनिक मीन। क्या भाई, ख़त्म करना है ना अपने को, ऐसे थोड़ी चलना है। हार्मोनिक मीन लिखिए हेडिंग। आप टॉपिक लिखेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक ब्रैकेट में HM। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखिए, HM इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या होना चाहिए बेटा, 1/, वेरी गुड, 1/। ये अपना सिंपल सीरीज़ का फॉर्मूला हो गया। इसको ज़रा ढूंढ के दिखाओ तो। x आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसका ज़रा फाइंड HM करके दिखाओ तो। सीरीज़ है ये वाला, फाइंड HM करके दिखाओ फटाफट।
बताइए फटाफट। ठीक है, अब ये क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? करवाऊं? क्या बात कर रहे हो? चलो n कितना है? 5। तो लिखो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब बताना इसका एलसीएम क्या आया बेटा? हाँ, एलसीएम क्या आया? 60। 2 3 4 5 का बेटा एलसीएम क्या आएगा? हाँ, कैसे आया 120? अरे इसका क्या आएगा? 2 × 3 × 2 × 5 क्या आएगा बेटा? 60 तो आएगा। आगे ऊपर 60, यहाँ पर, यहाँ पर अच्छा, इसके ऊपर सबके 5 है अभी। हाँ, यहाँ पर 5 है ऊपर में। ये तो नीचे वाले डिनोमिनेटर सॉल्व किए, यहाँ 5 है। हाँ भाई, टोटल करके बताओ क्या आ रहा है अब? 5/, ये टोटल करके कितना आ रहा? 6 3 9 10 11 12 13 137/60। तो अब ये हो जाएगा 5 × 60/,
बाई 137 क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग क्या आएगा? अब इसका यूजेस कर ले। HM कहाँ यूज़ होता है? जहाँ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, रेट्स निकालना है, अगर अपन को रेशियोज निकालना है और एवरेज ऑफ रेट्स निकालना है, तो ज़्यादातर इन जगह पे क्या यूज़ होगा? HM यूज़ होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि HM जो है ना, वो स्मॉलर वैल्यूज़ को ज़्यादा वेट देता है। लिखो, इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉलर वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर हमको एक्सट्रीम वैल्यूज़ को बैलेंस करना है तो ये काम आ जाता है। क्यों यह काम आ जाता है? बैलेंसिंग आउट एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो इसका और कहाँ का स्पेसिफिक यूज़ है? यहाँ लिखिए, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, देखिए, अगर एक कार बाइक सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन अलग अलग स्पीड से कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन अलग अलग स्पीड से कर रहा है, तो उसमें अगर आपको मीन निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? हार्मोनिक। मतलब समझ रहा है? देख कैसे, एक आदमी 2 प्लेस जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, जाते टाइम बेटा वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, लेकिन बी से जब वो ए में आ रहा है ना, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए? हार्मोनिक मीन लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या निकल के आएगा? तो ये ढूंढना। दूसरा, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस निकालना है तो भी यही, जब एक गुड्स हम खरीद रहे हैं अलग अलग प्राइस पे, सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद रहे हैं अलग अलग प्राइस पे, ठीक है, तो क्या लग जाएगा? वहाँ एवरेज प्राइस निकालने के लिए क्या करना है? डिवाइड बाय 2 मत कर देना। बहुत लोग सोच रहे हैं 50 + 60/2, 55 रॉन्ग हो जाएगा। तो सेम एवरेज प्राइस फाइनेंस में काम आता है। फाइनेंस में इसको प्राइस अर्निंग रेशियो, अभी तुम लोग अकाउंट्स में आगे पढ़ोगे, जब रेशियो चैप्टर करोगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने के काम में आता है फाइनेंस में। और एक जगह यूज़ होता है जिसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अब तुम लोग का ये एक होमवर्क रहेगा बेटा, तुम लोग पढ़ के आएगा कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है क्या। फिबोनाची सीक्वेंस किसको कहते हैं, ये होमवर्क लिख लेना। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? हमने ख़त्म कर लिया AMB, हमने ख़त्म कर लिया GMB, HMB। तो क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है? याद रखेंगे, GM² = AM × HM। GM² = AM × HM, ये हमारा रिलेशनशिप है AM, GM और HM का। ठीक है,
तो यहाँ पर अपने कंक्लूड कर लिए, ख़त्म कर लिए। अब इसका क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको भेज दूँगा, आप अपने बुक के पीछे भी सॉल्व कर सकते हैं जितना क्वेश्चंस है एक्सरसाइजेस को, और एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा। अकाउंट्स का मैंने अभी किया नहीं ना, वो भी मैं कर दूँगा, और ये भी आप इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। तो मीन इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे बेटा, मीडियन एंड मोड एक ही दिन में ख़त्म होना है, प्रिपेयर्ड होके आना है कि बैठना है आपको। मीडियन और मोड एक दिन में ख़त्म करेंगे, तो एक क्लास और लगेगा, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा ये सब आपको अच्छा लगा होगा, क्लासेस आपको समझ में आया। आप वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लासेस को ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो हमारे नंबर गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।